जय हिंद दोस्तों, मैं वीर एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, हम लोग टॉप 30 प्रश्न को कंटिन्यू किए हुए हैं और कल हमने देखा था एपिसोड 1 और आज हम लोग देखेंगे एपिसोड 2, जीएस विषय का एपिसोड 2। और आज भी शामिल होंगे कितने, कुल 30 प्रश्न शामिल होंगे। कल वाला जो वीडियो है एपिसोड 1, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। और हाँ, इस एपिसोड में यानी कि ये जो एपिसोड चल रहा है लगातार, इस एपिसोड में मैं उन्हीं प्रश्नों को उठा रहा हूँ, मैं उन्हीं प्रश्नों को करवा रहा हूँ आपको जो कि पिछले एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, है ना। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि एक दिवसीय परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है ये एपिसोड, है ना। तो आइए और अब खुद को परखिए, देखिए कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है। और अच्छा, आना है तो रोज़ाना शाम 9 बजे मैं आपको लाइव मिलूंगा इसी प्रकार से। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वे लोग भी आए और इस वीडियो का लाभ उठाएँ, ठीक है। अच्छा, शेयर करते उन्हें ये भी कह दीजिए कि भाई जब वीडियो मिल ही गया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, चैनल का नाम है वीर सर जीएस वाले, जिस पर आप देख रहे हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और ध्यान रहे कि मैं जितना भी प्रश्न कराऊंगा सारा का सारा व्याख्या सहित कराऊंगा, है ना, व्याख्या सहित। आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिएगा। मैं जो कुछ अतिरिक्त चीज़ों को बोलूँगा आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। और आप सभी को मैं 5 से 7 सेकंड का समय दूंगा उत्तर करने के लिए, ठीक है। आप सभी उसमें उत्तर कर सकते हैं। तो आपके सामने रहा पहला प्रश्न आज का कि निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। देखिए, ये प्रश्न पूछा गया है समीक्षा अधिकारी 2013 में, सेम हूबहू इसी प्रकार से। क्या है कि निम्न में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। तो आपके पास मिलते हैं 5 सेकेंड, आप उत्तर कीजिए। चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ। इसका सही उत्तर है, देखिए पहली बात तो जो भारत है, भारत क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है, भारत क्षेत्रफल में रखता है 7वां स्थान, ठीक है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान रखता है। अब अगर 7वां स्थान रखता है तो इससे बड़े 6 देश होंगे। मैं उन 6 देशों का नाम ले रहा हूँ, आप उत्तर को आसानी से ढूंढ पाएंगे। सबसे बड़ा देश है रूस, फिर है कनाडा, फिर है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो बताओ भैया, इसमें कौन नहीं है, इसमें कौन नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। क्या मैंने फ्रांस का नाम लिया? बिल्कुल नहीं लिया। मैंने बताया कि जो भारत है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है। अच्छा, इसका चर्चा मैंने कल वाले वीडियो में भी किया था। कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। इससे बड़े कौन कौन से देश है? रूस है, कनाडा है, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, तब जाके भारत है। और जो फ्रांस है क्षेत्रफल में भारत से छोटा है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो प्रश्न नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है। और यह भी प्रश्न पूछा गया है समीक्षा अधिकारी 2013 में। देखिए, जितने प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, जितने प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार से सभी वनडे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। और जो प्रश्न पीसीएस में पूछे गए होते हैं उसको वनडे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। एसएससी में, यूपीपी में, यूपीएसआई वगैरह में, टेट में और सुपर टेट में रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ज़रा आप लोग उत्तर कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा चेन्नई। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है? तो चेन्नई तट से मापा जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। ये प्रश्न देखिए पूछा गया है, ये भी समीक्षा अधिकारी 2013 में ही पूछा गया है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। कैसा? स्थलीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, यानी भारत से जो सीमा बनाते हैं वो कुल कितने देश हैं? 7 देश हैं। अब उन 7 देशों का मैं नाम ले रहा हूँ। आप लोग उन 7 देशों का नाम नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश।
इतने देश भारत से सटे हुए हैं। ठीक है, इसमें 4 तो आपके सामने ही है, चाइना, देखिए 4 देश आपके सामने हैं, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। इसके साथ 3 अन्य देश भी है, उसका नाम है भूटान, म्यांमार और इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, अच्छा अफगानिस्तान इसमें नहीं है। ठीक है, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, वो 3 हो गया, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, 4, ये 4 3 7, ये 7 देश हो जाते हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बना रहे हैं। कैसा? स्थलीय सीमा बना रहे हैं। अच्छा, इन स्थलीय सीमा तो ये 7 देश बना रहे हैं, लेकिन कह रहा है, आपसे प्रश्न किया है कि कौन सा देश सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है भारत के साथ, तो वो बनाता है बांग्लादेश। कौन बनाता है दोस्तों? बांग्लादेश। कितना लंबा बनाता है? तो 4096 यानी 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है बांग्लादेश। किसके साथ? भारत के साथ बनाता है। ठीक है, क्या इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। अगर बात किया जाए कि सबसे छोटी स्थलीय सीमा कौन बनाता है, तो वो बनाता है अफगानिस्तान। केवल और केवल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। कौन? अफगानिस्तान। किसके साथ? भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाती है। क्लियर है? और सबसे बड़ा कौन बना रहा है? सबसे बड़ा तो आपके सामने उत्तर हमने दे ही दिया, बांग्लादेश बना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है। चलिए 5 सेकंड का समय देते हैं हम आपको और अब उत्तर कीजिए। बताइए भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 9। कितना? 9। भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित हैं। ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस 2015 में। अब 9 राज्य समुद्र पर है, तो 9 राज्य कौन कौन से हैं मैं नाम ले रहा हूँ, नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए। जो दक्षिण भारत है, जो हिंद महासागर से लगा हुआ है, मैं एक तरफ से 9 राज्य का नाम ले रहा हूँ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो कि ये भारत के 9 राज्य हैं जो कि कहाँ स्थित हैं? समुद्र के किनारे, यानी कि तटीय राज्य हैं। ठीक है, वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5वें प्रश्न की तरफ। और आज का हमारा 5वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। अब बताइएगा जरा, मैंने कल आपसे चर्चा किया था, परंतु इसके उत्तर के लिए अब मैं आपसे 5 सेकंड का समय ले रहा हूँ, फिर मैं डिस्क्राइब करूंगा। मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ आपको। चलिए बताइए, आज मैं समय दूंगा। चलिए, तो इसका पहले मैं उत्तर बता दूं कि निम्न में कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, तो उसका सही उत्तर है मणिपुर। ये जो मणिपुर राज्य है, यह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जबकि त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड ये कर्क रेखा पर ही स्थित है। यानी जो कर्क रेखा है भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। अभी मैंने कल भी चर्चा किया था। ये 8 राज्य कौन से हैं? मैं एक बार फिर से नाम ले रहा हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरता है। और ये जो मणिपुर है, मणिपुर जो है ये मिजोरम के ऊपर है। मणिपुर कहाँ है? मिजोरम के ऊपर है। ठीक है, तो कर्क रेखा के उत्तर में निम्न में से कौन सा है? मणिपुर है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा 6ठा प्रश्न है, थोड़ा सा तगड़ा प्रश्न है। तगड़ा का मतलब कि हो सकता है कि आपको थोड़ा सा विचलित करे, लेकिन आपको विचलित नहीं होना है, आपको बताना है। प्रश्न है कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। देखिए, अभी मैंने बताया कि जो भारत है, भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? 7 पड़ोसी देश हैं। इनमें से 4 पड़ोसी देशों का नाम लिया है, यहाँ पे दिया है। कह रहा है कि उनका आरोही क्रम बताइए, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे कम सीमा रेखा किसका लगता है? अफगानिस्तान का, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश का। ठीक है, तो आप बढ़ते हुए क्रम में देखिए। तो सबसे पहले देखिए बांग्लादेश किन किन ऑप्शन के अंत में है, तो आप देखेंगे कि बी और डी के अंत में बांग्लादेश दिख रहा है। यानी कि बी और डी में ही कोई सही हो सकता है। तो अब बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सभी का बता देता हूँ। जैसे इसमें देखेंगे नेपाल, बी वाले में, तो जो पहले तो आप उत्तर दे दीजिए। मैं आपको 5 सेकंड समय दे रहा हूँ, मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ, समय नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोग उत्तर सही से नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा। चलिए बताइए।
जी बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही उत्तर बी ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नेपाल है इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है 1643 और पाकिस्तान का है 3323, चीन का है 3488 और बांग्लादेश का है 4096। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो नेपाल से लेकर के कहाँ तक भाई, बांग्लादेश तक है, ये बढ़ते क्रम में है, आरोही क्रम में है, समझ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत ही तगड़ा प्रश्न है और ये पूछा गया है RO में। और इससे पहले जो मैंने अभी करवाया अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला, वो पूछा गया था MPPCS 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? जो भी मैंने 6वां प्रश्न आपको कराया वो 2019 में पूछा गया था MPPCS में। और ये जो आपके सामने प्रश्न अभी दिख रहा है 7वां, ये पूछा गया यूपी के RO परीक्षा में सन 2021 में, यानी ठीक 2 साल पहले, 1 डेढ़ साल पहले पूछा गया है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पहली बात मैं बात करूं नेपाल की, तो नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से, उनका उत्तर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो उन 5 राज्यों में आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है, आपका उत्तर प्रदेश भी शामिल है। अब अगर नेपाल उत्तर प्रदेश राज्य को भी स्पर्श कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी शामिल कर रहा होगा, तो स्पर्श कर रहा होगा। तो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को स्पर्श कर रहा है, ये भी आपसे प्रश्न है। और इसमें जो सही उत्तर है उसको हमको बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। 3 तो आपको इसी मिल जाएंगे जो कि स्पर्श करते हैं, एक इसमें ऐसा जिला है जो कि स्पर्श नहीं करता, तो आपको वही बताना। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो इसका सही उत्तर है, चलिए कमेंट कीजिए और आप सभी कमेंट करिए, जितने लोग हैं सभी लोग। अच्छा, जितने लोग हैं सभी लोग ज़रा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी जितने लोग देख रहे हैं उतना लाइक है नहीं, तो धनाधन कर दीजिए प्लीज़। चलिए, तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर। कुशीनगर जिला जो है वह है उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा को साझा नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ, ठीक है। आज का हमारा 8वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, सुमेलित करता है नहीं, सुमेलित नहीं है। क्या है? सुमेलित नहीं है। यानी कि अब देखिए, अब ये जो आपका प्रश्न है ये भी पूछा गया है। ये कहाँ पूछा गया है? ये पूछा गया है UPPCS में भी पूछा गया है, RAS में भी पूछा गया है और BRPCS में भी पूछा गया है, यानी 3 जगह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो बताइए, ध्यान दीजिएगा आपके पास। चलिए 5 सेकंड के पहले मैं समय दे रहा हूँ, आप उत्तर कीजिए, मैं देखता हूँ सही कर रहे हैं कि नहीं आप लोग उत्तर। चलिए, बहुत ध्यानपूर्वक करिएगा उत्तर। चलिए ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी है। कैसे सही है मैं बता रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिए, जो माउंट आबू की पहाड़ी है, वह जो माउंट आबू चोटी है, माउंट आबू की पहाड़ी, वह किस पहाड़ी का हिस्सा है? अरावली पहाड़ी का हिस्सा है। कोडई कनाल जो है वह है पालनी पहाड़ी का हिस्सा है। ऊटक मंडल या ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जबकि शिमला जो है वह पीर पंजाल पर नहीं बल्कि धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। किस पर? धौलाधार। शिमला जो है वह किस पर स्थित है? धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। अगर जितने लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, हालांकि जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो तो जानते हैं, मैंने उनको बताया हुआ है कि शिमला जो है धौलाधार श्रेणी का हिस्सा है, जिसको हम लोग कहते हैं, धौलाधार श्रेणी को कहते हैं हिमाचल हिमालय का नाम भी देते हैं, क्योंकि इस पर जो धौलाधार श्रेणी है वो पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में है और उसी पर राजधानी शिमला भी स्थित है। ठीक है, तो चौथा वाला जो है यह सुमेलित नहीं है और बाकी जो है सही सुमेलित है। माउंट आबू कहाँ है? अरावली पहाड़ी पर। कोडई कनाल कहाँ है? पालनी पहाड़ी पर। पालनी है जो कि तमिलनाडु में है। और ये अरावली पहाड़ी कहाँ है? अरावली पहाड़ी तो 4 राज्यों में विस्तृत है, गुजरात में भी, राजस्थान में भी और थोड़ा सा हरियाणा और दिल्ली में भी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, और आज का हमारा 9वां प्रश्न कह रहा है कि जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। यानी जो जम्मू कश्मीर का सड़क मार्ग है वो जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो जवाहर सुरंग है निम्नलिखित में से किस दर्रे से संबंधित है। अर्थात यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जवाहर सुरंग में कौन सा दर्रा स्थित है।
चलिए 5 सेकेंड का आपके पास समय है। जवाहर सुरंग में कौन सा दर्रा स्थित है? चलिए फटाफट फटाफट उत्तर करते रहिए उत्तर। चलिए चलिए चलिए, तब तक लाइक भी कर दीजिए। जितने लोग देख रहे हैं, अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों को दनादन भेज के जोड़िए, उनसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करवाइए। चलिए, इसका सही उत्तर है बनिहाल दर्रा। क्या है? बनिहाल दर्रा। ये जो बनिहाल दर्रा है यह जवाहर सुरंग में स्थित है। ठीक है, और जो मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको बताया हुआ है। ठीक है, और आप लोग उत्तर कमेंट किया करिए। ठीक है, कमेंट तो कर रहे हैं लेकिन ज़बरदस्त तरीके से करिए, तगड़ा करिए। यानी प्रश्न आपके सामने आया और तुरंत आप बता दीजिए। चलिए, इसको तो एसएससी वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं वो बता सकते हैं। प्रश्न अभी मैंने चर्चा भी किया था इस पर हाल ही में। प्रश्न है कि हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो एसएससी के हमारे स्टूडेंट हैं उनसे अभी मैंने चर्चा किया था कुछ ही दिन पहले प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत था उसी के अंतर्गत हमने बताया था कि जो हिमालय पर्वत का निर्माण है, आपको पता होगा नीचे जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ऊपरी जो हिस्सा है वह अंगारा लैंड का हिस्सा है, हिमालय के ऊपर का हिस्सा। और जो हिमालय के ऊपर का हिस्सा है, अच्छा देखिए, जो भारत है, भारत एशिया का हिस्सा है। अब एशिया जो है वह यूरेशियन प्लेट पर है, क्योंकि यूरेशियन प्लेट पर यूरोप और एशिया दोनों स्थित है। तो यूरेशियन प्लेट ऊपर से, नीचे से है क्या? नीचे से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये दोनों ही कैसे प्लेट हैं? महाद्वीपी हैं कि महासागर हैं? जरा बताइए, महासागर या फिर महाद्वीपी हैं? तो बिल्कुल 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 महाद्वीपी होंगे। क्या होगा? महाद्वीपी प्लेटों के अभिसरण द्वारा हिमालय का निर्माण हुआ है, क्योंकि ऊपर भी क्या है? महाद्वीप है, नीचे से भी क्या है? महाद्वीपीय प्लेट ही है। जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट टकराते हैं, यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो बीच में हिमालय पर्वत माला का निर्माण होता है। और मैंने आपको ये चीज़ बखूबी बताया था, पूरे मानचित्र के साथ बताया था ऑफलाइन क्लास में, है ना, और समझाया भी था, बताया भी था। क्लियर है? चलिए, जिसको जो कुछ न समझ में आ रहा होगा बाद में कमेंट करके हमसे पूछ लेगा, या फिर आप अभी नीचे कमेंट कर दिए, मैं उसका चर्चा कर लूँगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपी पीसीएस में, है ना। कहाँ पूछा गया है? ये आरएएस में पूछा गया। ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आरएएस में पूछा गया, जबकि इसका ऑप्शन जो है गलत कर दिया है। ऑप्शन कैसे गलत किया है जरा सा आप लोग इसका उत्तर कीजिए, फिर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ। आप लोग जरा इसका उत्तर करके मुझे बताइए मुझे इसका उत्तर करके। चलिए, तो देखिए जो निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। पहली बात मैं बता दूं, ट्रांस हिमालय में लद्दाख तो सही है, ठीक है। लद्दाख क्या है? लद्दाख है, शामिल है, जास्कर भी शामिल है, लेकिन शिवालिक और पीर पंजाल नहीं शामिल है। शिवालिक और पीर पंजाल शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है? देखिए जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में लद्दाख, जास्कर और काराकोरम श्रेणी, ये 3 श्रेणी शामिल है। और इसके साथ इसके अलावा और एक है जिसको हम लोग कहते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी, जो कि तिब्बत में है। तो लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और कैलाश, ये 4 ऐसी श्रेणियां हैं जो कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे शिवालिक, अब मैटर ये है कि शिवालिक और पीर पंजाल ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं? तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वो हिमालय पर्वत श्रेणी की सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अब ध्यान रखिएगा, जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उसकी कुल कितनी श्रेणियाँ हैं? 3 श्रेणियाँ हैं, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, फिर तीसरा शिवालिक हिमालय। तो हिमालय की तीसरी श्रेणी क्या है? क्या कहलाती है? शिवालिक हिमालय कहलाती है। बात आई पीर पंजाल की। अब ये जो पीर पंजाल श्रेणी है, ध्यान दीजिएगा, जो पीर पंजाल श्रेणी है, ये जो हिमालय की दूसरी श्रेणी मैंने बताया लघु या मध्य हिमालय, उसी की एक श्रेणी है पीर पंजाल। तो जो लघु या मध्य हिमालय है उसकी 5 मुख्य श्रेणियां हैं, जिसमें शामिल होता है पीर पंजाल, धौलाधार श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी। तो उसी का एक हिस्सा क्या है? पीर पंजाल श्रेणी। क्या आप समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। तो इसको हालांकि आयोग कभी कभी गलत कर देता है, प्रश्नों को भी गलत छाप देता है, तो इसको आप लोग समझ के चलिएगा। क्लियर है? वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। और आज हमारा 12वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? चलिए, यहाँ पर तो आप आराम से कर लेंगे। अभी पीछे ही मैंने बताया कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित
नहीं है वह कौन है। अब बताइए काराकोरम मैंने आपको किसका हिस्सा बताया काराकोरम को। चलिए मैं पहले आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप लोग उत्तर कीजिए। चलिए 5 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें कौन शामिल नहीं वही आपको बताना है। वेरी गुड, सही उत्तर सभी का। इसमें शामिल है, शामिल नहीं है काराकोरम। ठीक है, हिमालय की पर्वत श्रेणी में काराकोरम शामिल नहीं है। काराकोरम ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, ठीक है, जो कि हिमालय के उत्तर में स्थित है। हिमालय की पर्वत श्रेणी में कौन कौन शामिल है, तो ध्यान रखिएगा, बृहद हिमालय, इसको बृहद हिमालय, इसको हिमाद्री हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय, इसी को महान हिमालय भी कहते हैं। किसको, बृहद हिमालय को। ठीक, दूसरा लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय भी कहते हैं, और तीसरा शिवालिक हिमालय, जो इस चर्चा मैंने इसके जस्ट पीछे वाले प्रश्नों में आपसे किया था। तो हिमालय कुल कितनी श्रेणियां हैं, हिमालय के कुल 3 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां भैया, कुल 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, और उन तीनों श्रेणियों में सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, और आज का हमारा 13वां प्रश्न है कि बुर्जिल दर्रा तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके पास 4 ऑप्शन मिलते हैं, और 4 ऑप्शन के साथ ही साथ आपको मिलते हैं 5 सेकेंड। चलिए उत्तर कीजिए कि बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। चलिए वेरी गुड। तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब ये जो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा है, ये अविभाजित जम्मू कश्मीर में थे, क्योंकि अभी तो विभाजित हो चुके हैं जम्मू कश्मीर, अब काट करके 2 केंद्रशासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। तो पहले जो अभी देखिए, अब भी अगर पूछेगा तो बुर्जिल दर्रा कहाँ, जम्मू कश्मीर में, लेकिन जोजिला दर्रा अब लद्दाख का हिस्सा हो गया। किसका, लद्दाख में हो गया। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तो 14वां प्रश्न आज का क्या है हमारा कि सह्याद्री, यहाँ पर सह्याद्री हो गया, ध्यान दीजिएगा। 14वां प्रश्न कहता है कि सह्याद्री निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। सह्याद्री निम्न में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो आपको मिलते हैं कुल 5 सेकेंड और 4 ऑप्शन, आपको इसमें से उत्तर करना है, तो उत्तर आप कीजिए। चलिए बताइए। सह्याद्री, सह्याद्री नहीं है, सह्याद्री होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री कहते हैं ना, ध्यान रखिए इस बात को कि सह्याद्री कहते हैं किसको, पश्चिमी घाट पर्वत को। कह रहे सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भ्रंशोत्थ पर्वत। क्या, भ्रंशोत्थ पर्वत का उदाहरण है सह्याद्री। क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 14वें नहीं 15वें प्रश्न की तरफ, है ना। और आज का हमारा 15वां प्रश्न है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए आज तक ऐसा प्रश्न सामने आया नहीं था, ये पूछा गया है बिहार पीसीएस में। ठीक है, कहाँ पूछा गया है दोस्तों, बिहार पीसीएस में सन 1997 में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा उस समय जो बिहार था, बिहार के अंतर्गत झारखंड भी शामिल था। दोस्तों आपको पता है कि जो झारखंड है वह बना था 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से काट करके क्या बन गया था, झारखंड बन गया था। तो उस समय तो बिहार ही था, तो बिहार में ये प्रश्न पूछा गया था कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है। तो उस समय ये जो हिस्सा था झारखंड वो बिहार का था। अभी झारखंड अलग हो चुका है, तो झारखंड उसके बाद थोड़ा उड़ीसा और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में क्या स्थित है, आपका छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो आपको अभी मिल रहे हैं कुल 5 सेकेंड का समय, और इसका जरा उत्तर करके हमको बताइए कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी क्या है। इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में चर्चा नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर मिल गया प्रश्न, चूँकि पूछा गया है तो मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ, करा दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि छूटे नहीं, भूले भटके भी आप ना भटकें। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी। क्या, पारसनाथ पहाड़ी। तो ध्यान रखिएगा कैसे, धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में, महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र में। तो बताओ क्या छोटा नागपुर पठार जो है उसका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो आपका उत्तर होगा भैया बिल्कुल नहीं। आपका उत्तर क्या होगा कि बिल्कुल भी नहीं, है ना। अब बच रहा है पारसनाथ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको अन्य जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहा है लेकिन उसके अन्य ऑप्शंस आपको आ रहे हैं, तो अगर एक बचता है तो वो आप वैसे भी उत्तर को सही कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न की तरफ। और 16वां कह रहा है कि नीलगिरी पहाड़ी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। मैंने बखूबी पूरा का पूरा आपको बताया हुआ है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा,
अगर आप हमारे भूगोल के वीडियोस को देखना चाहते हैं तो अभी शायद 20 प्लस वीडियो मैंने यूट्यूब पर यानी इसी चैनल पर मैंने डाला हुआ है। मैं उन 20 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, जो भूगोल के हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और मैं बात की श्योर गारंटी दूंगा, जिस प्रकार से मैंने भूगोल आपको बताया हुआ है, अगर आप उतना कर रहे थे तो आप पीसीएस तक के प्रश्नों को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। देख रहे हैं इसमें जितने प्रश्न हैं मैंने सारा का सारा प्रश्न कराया हुआ है आपको, मतलब इस प्रकार से पढ़ाया कि आप सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो चलिए बताइए, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है, कौन सा है इसमें जो नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ी के बीच में स्थित है। और आपको पता है नीलगिरी और अन्नामलई, यहाँ पे याद होगा मैंने आप लोगों के सामने एक बार नाम लिया था, थाल घाट, पाल घाट और भोर घाट। मैंने इन 3 दर्रों का नाम लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो थाल घाट है, पाल घाट है, भोर घाट है ना, इन तीनों में, इन तीनों ही ऑप्शन जो ये 3 आपको दिख रहे हैं, इनमें 2 महाराष्ट्र में है, एक है केरल में, और जो केरल में है वही नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित दर्रा है। अब आपको बताना है कि इन 3 ऑप्शन में कौन सही है। चलिए मैं बता देता हूँ, ध्यान रखिए। ये है पाल घाट, इसका सही उत्तर क्या होगा, पाल घाट होगा। जबकि थाल घाट और भोर घाट, ठीक है, पहले थाल घाट है फिर भोर घाट है, ये दोनों महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद क्या है, पाल घाट है। क्लियर है, वेरी गुड। पाल घाट कहाँ है, नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और हाँ, किस राज्य में है, तो कहाँ है भाई, केरल राज्य में स्थित है। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के पीसीएस में पूछा गया। कहाँ, छत्तीसगढ़ पीसीएस में। क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। तो 17वां प्रश्न आज का कहता है हमारा कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। देखिए पता तो आपको वैसे भी है, लेकिन यार राज्य कर दे रहा है ना। दिया है कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, दोदा बेट्टा, धूपगढ़, महेंद्रगिरी या कोडई कनाल। तो बताइए दोस्तों, आपके सामने मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड का समय कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, उत्तर कीजिए, बताइए। चलिए मैं बता देता हूं, आपके 5 सेकंड बीत चुके हैं और उत्तर होगा इसका दोदा बेट्टा। क्या होगा, दोदा बेट्टा। अरे हाँ, आपको यही लग रहा होगा कि दोदा बेट्टा तो नीलगिरी पर्वत श्रेणी या फिर नीलगिरी पर्वत की, या फिर नीलगिरी पर्वत श्रेणी की जो नीलगिरी पर्वत चोटी है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेट्टा है। जो नीलगिरी पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, दोदा बेट्टा। लेकिन दोस्तों नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तो है दोदा बेट्टा, लेकिन दोदा बेट्टा स्थित कहाँ है, ये स्थित है भैया तमिलनाडु राज्य में। अरे बोलो कहाँ, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अच्छा हाँ, एक बात और, जो दोदा बेट्टा की ऊंचाई है, जरा सा आप लोग ऊंचाई मुझे कमेंट करके अभी का भी बताइए, फटाक से बताइए, तो नहीं बताइए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। अब दक्षिण भारत का सर्वोच्च पूछा, अभी तमिलनाडु का आपने क्या बताया, दोदा बेट्टा, ठीक है। जो दोदा बेट्टा है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछता तब भी आप दोदा बेट्टा कहता, अगर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कहता तब भी आप दोदा बेट्टा कहते। लेकिन कह रहा है दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में कौन सा है। चलिए 5 सेकंड में आपको देता हूं और आप लोग उत्तर कीजिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर है अनाईमुडी। क्या है, अनाईमुडी। जो अनाईमुडी है दक्षिण भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर है। और दोदा बेट्टा की बात करेंगे तो दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। कौन सा, दूसरी सर्वोच्च शिखर है। और सबसे नंबर 1 पे कौन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में अनाईमुडी, और दूसरे पर दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर, और अनाईमुडी अन्नामलई पहाड़ी पर स्थित है। क्लियर है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न है कि महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। अभी देखिए ये पूछा गया है MPPCS 1999 में कि महाबलेश्वर की निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। देखिए चलिए पहले तो मैं आपको 5 सेकंड का समय दे दूं, आप पहले उत्तर कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ। चलिए, थोड़ा जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, है ना, नहीं वीडियो लंबा खिंच जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो महाबलेश्वर
जो है यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। और आपको पता है कि जो महाबलेश्वर चोटी है, इस चोटी से एक नदी भी निकलती है। उस नदी का नाम अगर किसी को पता है तो ज़रूर कमेंट करिए। किसी को पता है? बताइए बताइए। चलिए इसके लिए भी 2-4 सेकंड का समय दे देते हैं, बताइए। तो महाबलेश्वर चोटी से कौन सा निकलता है, कौन सी नदी? अब तो बता दीजिए। या वेरी गुड, कौन सी? कृष्णा नदी निकलती। कौन सा? कृष्णा नदी। आइए आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न कह रहा है कि बारामूला दर्रा स्थित है। कौन सा? बारामूला दर्रा। ठीक है, बारामूला दर्रा कहाँ स्थित है? अगर पहले पूछे कि कहाँ स्थित है तो ये स्थित है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। अब बताइए, इसमें आपको 4 श्रेणियाँ मिल रही हैं। ये चारों श्रेणियों पहले अगर आप पता करना चाहिए कि है कहाँ पे तो आराम से कर सकते हैं। देखिए, जो काराकोरम श्रेणी है ये कहाँ है? ये तो है लद्दाख में। शिवालिक श्रेणी नीचे है, आपको मिल जाएगा। हालांकि ये भी जम्मू कश्मीर में इसका थोड़ा सा हिस्सा है। महान हिमालय भी थोड़ा सा जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल भी जम्मू कश्मीर में है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? बड़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है आपके पास। चलिए उत्तर कीजिए। तो दोस्तों, बारामूला जो दर्रा है यह स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में। कहाँ पे? पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ठीक है, किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। किस राज्य में? जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। और 21वां प्रश्न हमारा है कि भारत की दक्षिण पर्वतमाला है। भारत के दक्षिण नहीं, भारत की दक्षिणतम यानी सबसे दक्षिणी पर्वतमाला कौन है? मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि भारत का सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है, चलिए 5 सेकंड का समय आप और लीजिए और बताइए, उत्तर कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का समय और दे रहा हूँ। भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है? दक्षिणी, है ना? चलिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है कार्डमम पहाड़ी। क्या? कार्डमम पहाड़ी या कार्डमम पर्वतमाला। तो जो कार्डमम पहाड़ी, इसी को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। कार्डमम पहाड़ी जो है भारत की सबसे दक्षिणी पर्वतमाला है और इसके बारे में हमने आपसे चर्चा किया था। और सबसे उत्तरी पर्वतमाला की बात करेगा तो काराकोरम है। कौन सा? काराकोरम है। आइए आपके पास है 22वां प्रश्न। और 22वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वतक्रम कौन सा है? ये तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये यूपीपीसीएस 94 में पूछा गया, 1999 में पूछा गया, 2006 में पूछा गया, आरएएस 2006 में पूछा गया। अब बताओ, इतनी बार ये केवल पीसीएस वाले सेक्शन में पूछा गया है और इसको एसएससी में कई बार पूछा गया, पुलिस वाले परीक्षा में पूछा गया है। तो सोचो कितनी बार इस प्रश्न को पूछा गया, लेकिन इस प्रश्न की महत्व जो है वो अभी भी कम नहीं है। तो कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वतक्रम कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने उत्तर कर दिया, अरावली है। क्या है? अरावली है। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। 23वां प्रश्न कह रहा है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। ये तो इतनी बार अभी हमने बताया कि भाई पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। आप लोगों ने भी कई बार इसको देखा। ठीक है, तो इसका यहाँ पे कोई महत्व नहीं रह जाता है और आप लोग इतना जान ही गए। ठीक, आगे है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? धौलाधार। अब बताइए, जो धौलाधार है, धौलाधार को क्या कहते हैं? पहले तो आप लोग 5 सेकंड का समय है, आप लोग उत्तर कीजिए, है ना? इन 5 सेकंड में आप लोग उत्तर कीजिए कि धौलाधार पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य में अवस्थित है। उत्तर कीजिए, फिर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जो धौलाधार है यह है हिमाचल प्रदेश में। चूँकि हिमाचल प्रदेश में स्थित है इसीलिए इसको हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाचल हिमालय भी नाम देते हैं। किसको? धौलाधार पर्वत श्रेणी को। और हमने अभी बताया कि जो धौलाधार पर्वत श्रेणी है इसी पर स्थित है राजधानी शिमला, जो पीछे पीर पंजाल मिलाने के लिए दिया था ना, अभी मैंने चर्चा किया ना पीछे वाले प्रश्नों पर। बिल्कुल, आइए आगे बढ़ते हैं 25वां प्रश्न। और 25वां प्रश्न कह रहा है कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है। अब देखिए, हिमालय की तो पहली बात, कुल कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां। उन तीनों श्रेणियों का नाम क्या है? सुन लीजिए, बृहद हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये 3 श्रेणियां हैं। लेकिन इन 3 श्रेणियां के अलावा जो हिमालय का विभाजन था, चूँकि हिमालय से ढेर सारी नदियां निकलती हैं, तो हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, सिडनी बुराड, भूगोलवेत्ता थे। कौन? सिडनी बुराड महोदय थे। वे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कर दिए। अब जब नदियों के आधार पर ही उन्होंने हिमालय का विभाजन किया तो उन्होंने नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन को 4 भाग में बांटा। और वो 4 भाग कौन थे? आपके सामने हैं, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये 4 भाग में डिवाइड कर दिया सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर। अब इन चारों भागों में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्रश्न आपसे कर रहा है कि हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग
कहाँ विद्यमान है, किस हिमालयी भाग में विद्यमान है। और ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। टीईटी में तो यहाँ से प्रश्न बनता है, टीईटी में पिछले साल बना भी था, है ना। तो इसका सही अच्छा, पहले मैं एक बात आपसे और पूछने का प्रश्न है कि जो भारत ही छोड़ो, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो आपका उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट है। ऊंचाई कितनी है, कहेंगे 8,848 मीटर है। मैं आपसे पूछूंगा है कहाँ, तो आप कहेंगे नेपाल में है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अरे बोलो, अभी तो सब सर्वाधिक ऊंचा भाग ही पूछा ना कि विद्यमान कहाँ है। ज़रा सा लॉजिक समझिएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड लेवल पे प्रश्नों को यहाँ पे मैं करा रहा हूँ। और आप सभी अगर ऐसा प्रश्न कर लेते तो सामान्य प्रश्न तो स्वतः ही हल हो जाते। कहते भाई अगर हम चाँद पर चढ़ने की कोशिश करेंगे, चाँद नहीं मिला तो सितारा तो मिल ही जाएगा। तो वही बात है ना। तो हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ विद्यमान है, नेपाल हिमालय में विद्यमान है। कहाँ पे, नेपाल हिमालय में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। और 26वां प्रश्न हमारा कहता है कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। तो दोस्तों जब मैं आपको, मेरे ऑफलाइन के जो स्टूडेंट हैं, मैंने उनको आप लोगों को बताया हुआ है कि जो जोजिला दर्रा है वो किसको जोड़ता है। ज़रा आप लोग बता दीजिए, इसका उत्तर कीजिए। मैं 5 सेकंड का आपको समय दे रहा हूँ, है ना। उत्तर कीजिए आप सभी। उत्तर कीजिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेह एवं श्रीनगर। तो जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, लेह एवं श्रीनगर को जोड़ता है। अभी हमने पीछे चर्चा किया था कि बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है, तो अविभाजित कश्मीर में था। अभी जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, लद्दाख के अंतर्गत आएगा। कहाँ भैया, लद्दाख के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न है आज का हमारा। 27वां प्रश्न है, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, खत्म होने ही वाला है। 27वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा भूआकृतिक भाग रहेगा, विभाग नहीं, भारत का विभाग भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भाग्य विभाग कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। और ये प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस में, और ऐसे ही करके पूछा गया एकदम हूबहू कि भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। तो बताइए, ये आपके पास 4 ऑप्शन है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, या प्रायद्वीपीय पठार, या तटीय मैदान। इन चारों में सबसे पुराना कौन सा भाग है। आपके पास मिलते हैं 5 सेकंड का समय और आप लोग उत्तर कीजिए। तो दोस्तों बताइए दनादन चलिए बताइए। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्राचीनतम भाग क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रायद्वीपीय पठार होगा। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न कह रहा है कि K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर किस पर्वत श्रृंखला की पर्वत चोटी है। तो भैया जो K2 गाडविन ऑस्टिन है वो किसकी ऊंची चोटी है, किस पर्वत की ऊंची चोटी है। 5 सेकंड का उत्तर दे समय दे रहे हैं, आप लोग उत्तर कीजिए, धन्य दे। चलिए बताइए, वेरी गुड। उत्तर करते रहिए, ऐसे ही उत्तर करते हैं आप लोग। जब कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, है ना। और जितने लोग देख रहे हैं ज़रा लाइक कर दीजिए, धनाधन लाइक कर दीजिए। और वीडियो जब खत्म हो तो एक बार फिर से शेयर करिएगा, सभी को बोलिए कि भाई वीडियो देखिए। और रात को 9 बजे लाइव आ जाइए किसी भी कीमत पर, है ना। शादी ब्याह का छेना वना ज़्यादा मत खाइए, अन्यथा बीमार हो जाएंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कि K2 गाडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, पर्वत चोटी है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है। देखिए जो काराकोरम है, मैंने बताया कि सबसे भारत का सबसे उत्तरी पर्वतमाला है, और सबसे दक्षिणी मैंने आपको बताया है, अभी मैंने करवाया है कार्डमम। तो काराकोरम श्रेणी पर स्थित है K2 गाडविन ऑस्टिन। अब K2 गाडविन ऑस्टिन के बारे में कुछ फैक्ट्स को जान लीजिए कि जो K2 गाडविन ऑस्टिन है वह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसकी ऊंचाई अगर बात करें भैया, ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। कितना, 8,611 मीटर। अब दोस्तों ज़रा ये बताइए कि हिमालय का ऊंचाई कितना था, तो आपने बताया था 8,848 मीटर। तो कितना कम है भाई, 8,611 मीटर, थोड़ा सा ही कम है ना। लगभग 150 मीटर 200 मीटर का डिफरेंसेस है। तो ध्यान रखिएगा, जो K2 गाडविन ऑस्टिन है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है कौन, K2 गाडविन ऑस्टिन। आगे है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली, यहाँ देखिए जोड़नी जनता हो गई है, उल्टा हो गया, गलत हो गया। ठीक है,
पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ती है। तो दोस्तों 5 सेकंड का मैं आपको समय दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा उत्तर कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के आपसे आपस में मिलते हैं। आपसे नहीं मिलते हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, आपसे क्यों मिलने आएंगे, है ना, पहाड़ी है वो, तो आपको जाना चाहिए उनसे मिलने, देखने जाना चाहिए, घूमने जाना चाहिए, टहलने जाना चाहिए, है ना। चलिए, तो इसका सही उत्तर कीजिए आप लोग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी। क्या है? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो आज का है अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न है कि मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है। मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में विस्तृत है, ये भी प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो मिकिर, देखिए मैंने आपको कुछ पहाड़ियों के नाम बताए, जैसे मिकिर हो गया, मिकिर, रेंगमा, गारो खासी जयंतिया, जब मैं आपको बता रहा था तो गारो खासी जयंतिया के साथ साथ मैंने मिकिर पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ी का भी चर्चा किया था। तो गारो खासी जयंतिया किस राज्य में है? वो तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है, लेकिन मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, मिकिर पहाड़ी और रेंगमा पहाड़ी, ये मैंने बताया था कहाँ था? असम में है। कहाँ है? असम में। तो बताइए मिकिर पहाड़ियाँ वर्तमान में कहाँ पे हैं? तो किस राज्य में दोस्तों? असम राज्य में है। तो ये हो गया आपका 30 प्रश्न है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक खबर और दे दूं कि हो सकता है कि कुछ ही दिन में, 2-4-6 दिन में मैं आपको कराऊंगा करंट अफेयर्स के प्रश्न। किसके? करंट अफेयर के प्रश्न, जो कि रोज़ाना मिलेंगे आपको सुबह 5 बजे। कब मिलेगा? रोज़ सुबह 5 बजे आपको करंट मिल जाएगा, और शाम को 9 बजे क्या मिल जाएगा आपको? 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो आप करंट अफेयर के प्रश्न को भी पा सकते हैं, जो कि बड़ा ही इंजॉइंग होगा। और इस जो करंट अफेयर का सीरीज रहेगा, इसमें मैं करंट अफेयर के साथ साथ, यहाँ मैंने लिखा है ना, करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके का भंडारा, तो पूरा भंडारा करवा देंगे। एक प्रश्न रहेगा उसमें इतना चीज़ों को मैं आपको शामिल करके दे दूंगा कि आपको देखते देखते वीडियो बहुत सारा चीज़ों को ऐसे ही आप तैयार कर लेंगे। आपको बहुत ज़्यादा अटकने भटकने की कोई आवश्यकता भी नहीं होगी। और उस करंट अफेयर की वीडियो में, जो करंट अफेयर वीडियो हमारा आएगा, उसमें अतिरिक्त चीज़ों को, यानी स्टैटिक जीके के जो हिस्सा है उसको भी हम शामिल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से लाइक और शेयर कर दीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं सबको भेज दीजिए और उनको बताइए कक्षाएं चल रही हैं, आप वो लोग आइए और जुड़िए। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे, लेते हैं आपसे विदा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।